मेरा ये मानना है कि कहीं भी आपका एम्बियंस अच्छा हो तो फिर आपको वहाँ अच्छा ही लगेगा। आप देखिए, कहीं भी हम घर से दूर जाते हैं तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, रहेगा कैसे, खाएगा कैसे, है ना, क्या करेगा पूरे दिन। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आई थिंक फैमिलीज़ का भी ट्रस्ट हम पे एक बन जाता है। और जब पेशेंट्स फीडबैक देते हैं फैमिली को अंदर की, जी हाँ हमें अच्छा खाना मिलता है। चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं द रिकवरी विला, जो कि एक ऐसा सेंटर है पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहा है अपनी, चाहे वो डी एडिक्शन वाले मरीज़ हों, चाहे वो स्कैट्री वाले हों। एक बहुत ही बड़ा यूनिट इनका यहाँ पर है और हम लोग सर से बात करते हैं डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो रिकवरी विला है, ये एक ऐसा विला है जिसमें आप लोग पेशेंट को काउंसलिंग, मेडिसिन और उसका डिटॉक्सिफिकेशन हर तरह से, मतलब वो पेशेंट जो नशे की दलदल में बिल्कुल फंसे होते हैं वो आते हैं और ज़िंदगी लेकर जाते हैं। क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही टाइम से WHO ने भी ये माना है कि नशा और एडिक्शन ये सब बीमारी की कैटेगरी में आता है। हम यूजुअली इसको व्यक्ति के व्यक्तित्व से जोड़ देते हैं कि आदमी ख़राब है, ऐसा है वैसा है, इसलिए नशा करता है, परंतु नशे को एक बीमारी ही माना गया है। अब एक बीमारी का इलाज कैसे करना चाहिए, पहले उसको पहचानेंगे, उसके कारणों को जानेंगे और फिर उसका इलाज करेंगे, दवाइयों से भी और तरीक़ों से भी। कुछ बीमारियां, जैसे आपने सुना होगा, किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो उसकी फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, उसको हमें कई बार कई महीने रेस्ट देना पड़ता है, उसकी धीरे धीरे फिजियोथेरेपी होती है, फिर उसकी काउंसलिंग भी होती है और धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने जीवन में वापस चला जाता है। नशा भी एक ऐसी ही बीमारी है, जैसा आपने कहा कि जीवन बर्बाद कर देती है, दलदल में फंसा है आदमी, तो नेचुरली जब कोई इतने बड़े दलदल से निकलता है तो उसको थोड़ा समय की ज़रूरत है। इस प्रोसेस को ही हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं और यही हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। जैसा रिकवरी विला, जो कि बिल्कुल GT रोड के ऊपर स्थित है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सीक्रेसी जो है पेशेंट की वो मेंटेन की जाती है और किसी को भी अंदर ऐसे नहीं आने दिया जाता। मतलब ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें लोग हरियाणा के, हिमाचल के बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं यहाँ पर आकर अपने बच्चों को ज़िंदगी देकर जाते हैं। जी हाँ, देखिए, ये बहुत ही बेसिक एटिकेट है मेरे हिसाब से। किसी भी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी उसका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, इस बात को राज रखना, ये एक बेसिक मेडिकल एटिकेट है। हर डॉक्टर की ये जिम्मेदारी है और ये धर्म है उसका कि वो इसको फॉलो करे। जब तक कि कोई लीगल मैटर इन्वॉल्व ना हो, उसमें भी कोर्ट का आदेश लगता है किसी के भी पेशेंट के रिकॉर्ड्स जानने के लिए। ये एक बहुत ही बेसिक एटिकेट है जो इंडिया भर के डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम, मेरे हिसाब से, कुछ बहुत अलग कर रहे हैं। पूरे इंडिया में कोई भी जो डॉक्टर्स जेन्युइन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यही फॉलो करते हैं। आप उनसे किसी भी पेशेंट का रिकॉर्ड जस्ट बोल के नहीं मांग सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कैंपस है जिसमें ग्रीनरी से भरा हुआ ये कैंपस है, बंदा अंदर आता है तो उसमें एक पॉजिटिविटी जनरेट होती है। क्या कहना चाहेंगे कि एम्बियंस यहाँ का, फुली AC रूम्स, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है और पेशेंट्स को गाइड करने के लिए, उनको काउंसलिंग के लिए, उनको मेडिकेशन के लिए हर तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज़ है। जी हाँ, देखिए, इसको हम कहते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि प्रॉब्लम को हर तरफ से टैकल करना, सिर्फ मेडिकली नहीं। तो नेचुरली एक बायो साइको सोशल मॉडल भी WHO बात करता है। बायो मतलब कि उसकी जीवन शैली कैसी है, सोशियो मतलब उसके आसपास क्या है, और ऑक्यूपेशनल मॉडल यानी कि उसके आसपास वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। बायो फिजियो सोशियो मॉडल या बायो सोशियो ऑक्यूपेशनल मॉडल इसको बोला जाता है। तो नेचुरली आपका एम्बियंस बहुत ज़रूरी है, आप अपना दिन पूरा कैसे स्पेंड करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं
तो आपको मेडिकली हैंडल किया जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। आपको किसी से बात करनी है, सिर्फ अपने कोई थॉट शेयर करने हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हम हर तरफ से चीज़ों को टैकल करने की जितना हमसे कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि वो पेशेंट जो नशे की दलदल में बिल्कुल धंसे होते हैं, जिनको बच्चों को, पेरेंट्स को लगता है कि नहीं अब ये बचेगा नहीं, और वो भी कहते हैं भी चल यार अब ये तो तंग इतना ज़्यादा कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि वैसे केसेस भी इस हॉस्पिटल में, इस रिकवरी विला में वो लोग नई ज़िंदगी लेकर गए हैं और आज वो लोगों को भी गाइड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ होलिस्टिक अप्रोच, जैसे आपने एक बात कही है कि यहाँ पर फैमिली काउंसलिंग, यहाँ पर उसकी वाइफ की काउंसलिंग, उसके सराउंडिंग्स की काउंसलिंग, ये अकेला एक चीज़ नहीं है। जब एक पेशेंट एडिक्ट होता है या एक पेशेंट डिप्रेशन में जाता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं जिनको आप लोग टैकल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब इस पे मैं एक और बात ये कहना चाहूँगा कि जो अप्रोच रहता है वो न सिर्फ फैमिली के लिए, पेशेंट के लिए, बल्कि पेशेंट के फ्यूचर को भी ध्यान में रख के करी जाती है। कि हम जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है यहाँ से तो उससे बहुत ही ओपन डिस्कशन होता है कि वो आगे क्या करना चाहता है, उसके क्या प्लान्स हैं, वो उनको कैसे एग्जीक्यूट करेगा। हम इस बात को फेस वैल्यू पे नहीं लेते कि मैं बिज़नेस करूँगा, वो किस चीज़ का बिज़नेस करेगा, कैसे करेगा, उसके लिए वर्किंग कैपिटल कहाँ से लाएगा, उसमें अगर दिक्कतें होंगी तो उन्हें कैसे फेस करेगा, अगर आगे स्ट्रेस आएगा तो पेशेंट ने ऐसा क्या सीखा है कि वो एडिक्शन में वापस नहीं जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है। तो हम इन सब फैक्टर्स को भी टैकल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और मेरे हिसाब से यही सही मायने में रिहैबिलिटेशन होता है। डॉक्टर साहब, आजकल लोगों के मन में एक भ्रम होता है कि जब हम लोग डिएडिक्शन सेंटर्स में लेकर जाते हैं तो ये जो गोली है एडेनॉल की वो उसको लग जाएगी। क्या कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल भ्रम है, और जैसे जैसे पेशेंट ठीक होता जाता है डोज निकलती कम हो जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो डोज बिल्कुल ख़त्म हो जाती है? देखिए, हम जब भी किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट का एक डिटॉक्सिफिकेशन फेज़ होता है जो कि यूजुअली 2 to 3 वीक्स लास्ट करता है। इस फेज़ में ही हम पेशेंट के बॉडी से, उसके सिस्टम से सारे जो भी ड्रग्स जो पॉसिबल नारकोटिक्स हैं या शेड्यूल एक्स में आते हैं उन सबको पेशेंट की बॉडी से क्लियर कर देते हैं। पेशेंट हमारे पास भले ही कई महीने रहता हो, अब मैं आपके साथ ओपनली रिकॉर्ड्स तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन हमारी पॉलिसी ये है कि पेशेंट को 20-21 दिन के बाद यूजुअली नारकोटिक्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। मेरी प्रैक्टिस में अब तक तो मेरे ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला है जिसको मुझे नारकोटिक्स सेट टाइम से ज़्यादा चलानी पड़ी। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उनका माइंड ये है कि हमने सेवा करनी है, और इसमें अगर हम ब्रेकफास्ट की बात कर लें, लंच की बात कर लें, डिनर की बात कर लें तो बहुत ही प्रोटीनिशियस और हर तरह का भोजन यहाँ पर मिलता है। और जो इंडोर पेशेंट होते हैं उनके लिए एक ये मतलब रिकवरी विला जो है एक 5 स्टार होटल से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो घरों के बच्चे हैं वो यहाँ पर प्रेफर करते हैं। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, बहुत दूर दूर से रिकवरी विला, क्योंकि ये पुराना सेंटर है, यहाँ पर पहले से सेवा हो रही है। जी हाँ, आई थिंक मेरा ये मानना है कि कहीं भी आपका एम्बियंस अच्छा हो तो फिर आपको वहाँ अच्छा ही लगेगा। आप देखिए, कहीं भी हम घर से दूर जाते हैं तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, रहेगा कैसे, खाएगा कैसे, है ना, क्या करेगा पूरे दिन। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आई थिंक फैमिलीज़ का भी ट्रस्ट हम पे एक बन जाता है। और जब पेशेंट्स फीडबैक देते हैं फैमिली को अंदर कि जी हाँ, हमें अच्छा खाना मिलता है, हमसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करी जाती है, नॉर्मली जैसे समाज धुतकारता है किसी नशे करने वाले को, हमारे यहाँ पे स्टाफ पेशेंट से तू तक कह के बात नहीं करते हैं। तो आई थिंक ये सब चीज़ें जब पेशेंट्स देखते हैं, फील करते हैं, तो आई थिंक उनका नेचुरली एक रिकवरी में हेल्प भी होता है। एक अच्छा एम्बियंस ही आपको बेहतर बना सकता है। आप कितने भी प्योर हो जाइए, कितना भी अच्छा कुछ कर लीजिए, अगर आप किसी गंदे एनवायरनमेंट में हैं तो ये सब नहीं अच्छा होने वाला है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने मेडिसिन की बात कही है कि 20-21 दिन के बाद मेडिसिन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, तो हम ये सोचें कि आप लोग ज़्यादा जो एम्फसाइज़ है वो उसकी मेंटालिटी के ऊपर, उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसको इंटरवीनिंग के ऊपर कि उसने कैसे एटमॉस्फेयर में बाद में भी जाना है, वो दिनचर्या बनाए, अपना सुबह उठे, ब्रेकफास्ट करे, अपना सैर करे और योगा, मेडिटेशन, और उसके साथ साथ उसका दिनचर्या जो उसने कभी पहले बनाया नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ तो क्योंकि हॉस्टल लाइफ की तरह ही फिर वो बंदा एंजॉय जब लाइफ को करता है, उसको मज़ा आता है, खाने का भी मज़ा आता है, ब्रेकफास्ट उसने तो बेचारे ने कभी सोचा ही नहीं होता, वो तो केवल नशे की दलदल में धंसा रहता है। जी, आई थिंक इसमें एक क्लैरिफिकेशन मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा कि जो आपने 20-21 दिन के डिटॉक्सिफिकेशन की बात हुई, इसमें हम
सारे नारकोटिक या एडिक्शन पोटेंशियल वाले ड्रग सिस्टम से हटा देते हैं। कई पेशेंट्स को साथ में यूजुअली एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। आप ही सोचिए कि कोई भी नॉर्मल समझदार आदमी जिसको कोई बीमारी नहीं है, जिसका मन स्वस्थ है, वो यूजुअली नशे की तरफ जाता ही नहीं है। तो जिसका नशा इतना बढ़ गया है कि वो समाज, अपना और फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, यूजुअली उनको कोई ना कोई मानसिक रोग होता ही है। उस मानसिक रोग के लिए दवाइयाँ अलग से चलती हैं, उन दवाइयों में कोई नशा नहीं होता है, और वो दवाइयाँ ज़रूरत के हिसाब से किसी को 3 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को 1-2 साल भी देनी पड़ सकती हैं डिस्चार्ज के बावजूद भी। तो वो कैटेगरी दवाइयों की बिल्कुल अलग हो गई। आप जब एटेनॉल जैसी दवाइयों की बात कर रहे थे तो मैं नारकोटिक ड्रग्स पे ही फोकस कर रहा था। दूसरा, जैसा आपने बताया कि ये जो एक होलिस्टिक अप्रोच होता है, हमें बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि जैसे गाड़ी के खूब सारे पुर्जे होते हैं। आप गाड़ी चाहे 5 करोड़ की ले आइए, उसमें अगर आप टायर निकाल देंगे तो वो गाड़ी किसी काम की नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि बस जो नशे से पीड़ित व्यक्ति है उसका थोड़ा सा टायर गड़बड़ है, हम थोड़ा सा टायर सही कर देते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि रिकवरी विला जो एक डी एडिक्शन सेंटर के साथ साथ स्कैट्री का हॉस्पिटल, जिसमें डिप्रेशन वाले लोग, जिसमें चाइल्ड स्कैट्री और हर तरह की चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, जो भी स्कैट्री के साथ जुड़ा हुआ है? जी हाँ, हम पे मोस्टली साइकेट्री एंड एडिक्शन से जुड़ी सभी सर्विसेज अवेलेबल हैं। चाइल्ड साइकेट्री स्पेसिफिकली नहीं है, क्योंकि हम चाइल्ड साइकेट्री के सेपरेट एक्सपर्ट्स होते हैं इस कंट्री में, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हम पे कोई केस आता है तो हम उनको अप्रोप्रिएट रेफरल दे देते हैं। लेकिन उसके अलावा जनरल साइकेट्री, एडिक्शन, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, सोमैटिक डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, इन सब का भी ट्रीटमेंट हमें यहाँ रिकवरी विला में मिल सकता है। जैसा आपने जैसे सेक्स डिसऑर्डर की बात करी है, क्या कहना चाहेंगे कि आज जो हमारा जिस एरिया में हम लोग पंजाब के बैठे हुए हैं, यहाँ पर लोग जो हैं वो एड्स के साथ, ऑनलाइन चीज़ों के साथ, ये जो चीज़ें हैं सेक्स इंक्रीजिंग की उनके माइंड में रहता है, लेकिन बेसिकली ये चीज़ जुड़ी हुई है स्कैट्री के साथ। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बहुत ही डिफरेंट प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। किसी को कुछ चीज़ें ज़्यादा करनी है, किसी को कुछ चीज़ें कम करनी है। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के टाइम कुछ चीज़ें किसी व्यक्ति को हो जाती हैं जो वो नहीं चाहता हो, या कुछ चीज़ें जो वो चाहता है वो नहीं होती हैं उनसे। तो आई थिंक सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ही हैं, जैसे हमारे सिस्टम्स हैं, हमारा पेट हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट हो गया, वैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारे ऑर्गन्स हैं, और उनके डिसऑर्डर्स भी अप्रोप्रिएटली हैंडल करे जा सकते हैं एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा। जब इन डिसऑर्डर्स में कोई मेंटल कंपोनेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है, उन डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को लगता है कि जी इनके दिमाग में, इनके सोच में, इनके परसेप्शंस में, इनके रवैये में इस वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब एक साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ज़्यादातर प्रॉब्लम एक्चुअली निकलती हैं कि प्रॉब्लम मन में ही निकलती है, शरीर में यूजुअली प्रॉब्लम नहीं निकलती है। आपने बहुत सुना होगा कि लोगों ने कहा मैंने सब टेस्ट करा लिए, सब कुछ करा लिया, सब कुछ बिल्कुल सही है, दिमाग में जो सोच चल रही है उसका टेस्ट नहीं होता है। डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद, हमने समय दिया। क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जिसमें 2 जो हैं बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स, पहले आप अपने बारे में बताएं कि कहाँ से आपने MBBS किया, कैसे आप आज एक ब्रांड बन चुके हैं, और कैसे जो पेशेंट एक बार आ जाता है तो वो एक फैमिली मेम्बर की तरह बन जाता है? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट तो आई थिंक जो होता है किसी भी डॉक्टर के लिए वो होता है ट्रेनिंग। मेरा MBBS एम्स ऋषिकेश से है, जहाँ पे मैंने अपने ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट 5.5 साल बिताए, बहुत ही अच्छी मेडिसिन की फाउंडेशन गेन करी, और वहाँ पे ही मेरा साइकेट्री में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहांस बेंगलुरु से किया है, जो कि साउथ एशिया का बहुत ही प्रीमियर साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट है। आई थिंक उस इंस्टीट्यूट ने जो मुझे ट्रेनिंग के थ्रू पेशेंट्स को समझने की जो एबिलिटी दी है, पेशेंट्स को एक पज़ल से ज़्यादा समझने की जो क्षमता मुझे दी है, और पेशेंट्स और उनके परिवार पर एक्चुअली में क्या असर पड़ता है किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर को लेके, और ये कितने भयानक हो सकते हैं, ये मैं उस इंस्टीट्यूट में जाके 3 साल में जो भी हमारा MD कोर्स होता है उसमें ये सीखा हूँ और बहुत ही करीब से देखा हूँ। तो आई थिंक निमहांस की ट्रेनिंग
ने ही मुझे आज इस लायक बनाया है कि मैं अपने तरफ से थोड़ा बहुत समाज को योगदान दे पा रहा हूँ इस विद्या के ज़रिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सर अब हम चाहेंगे कि काइंडली आप हमें सारा दिखाएं। हाँ श्योर डेफिनेटली। तो अभी हम हैं रिकवरी विला में। ये हमारा एमडी ऑफिस है। अभी हमारे एमडी यहाँ पे है नहीं। कोई भी पेशेंट जब यहाँ पे एंट्री लेता है तो सबसे पहले वो रिसेप्शन पे जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ ही। बिना आईडी प्रूफ के किसी पेशेंट का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। फिर उसके बाद पेशेंट यूजुअली हमारे इमरजेंसी रूम में जाता है, जहाँ पे यूजुअली उसके वाइटल्स चेक होते हैं। उसके बाद पेशेंट काउंसलर्स के पास जाता है, जहाँ पे उसकी हिस्ट्री ली जाती है, उसके इश्यूज समझे जाते हैं। उसके बाद जब काउंसलर्स के पास से वो जाकर हमारे कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट पे जाता है, जो कि मैं और डॉक्टर अनिल हैं। कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट उनके बीमारी को लेकर कोई भी डायग्नोसिस या पेशेंट को एडमिट करना है या नहीं करना है। एस्टीम्ड कलीग डॉक्टर अनिल सिंह शेखावत, डॉक्टर साहब ने SMS कॉलेज जयपुर से अपना MBBS किया है और MD साइकेट्री एम्स दिल्ली से किया है। उसके बाद इन्होंने सुपर स्पेशलाइजेशन यानी कि DM एडिक्शन मेडिसिन में एम्स दिल्ली से ही किया है। तो डॉक्टर साहब भी मेरे साथ यहाँ पर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और डॉक्टर साहब का स्पेसिफिक इंटरेस्ट एडिक्शन में और इस बात को जानने में ज़्यादा रहता है कि कोई भी व्यक्ति नशे की तरफ क्यों घुस जाता है। ये मेरा चेम्बर है। पेशेंट्स अकॉर्डिंगली जिनसे भी डॉक्टर अनिल से या मेरे से कंसल्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली जो भी उनकी दिक्कतें होती हैं। डॉक्टर अनिल हमारे स्पेशलिस्ट हैं एडिक्शन में। साथ रूम में यहाँ पर CCTV सर्विलेंस भी है, ताकि ना सिर्फ सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा सके बल्कि ड्यूरिंग वार्ड एक्टिविटीज़ पेशेंट्स सब कुछ ठीक से कर रहे हैं या नहीं, पेशेंट्स के साथ किसी तरह का कोई वायलेंस तो नहीं हो रहा है। ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ही हमने यहाँ पर पूरा CCTV लगाया हुआ है। CCTV हर जगह पे है, वार्ड्स में है, हमारे इंटरनल रेजिडेंशियल एरियाज़ में है, OPD में है, इवन जिम्स में भी है। ये हमारा जनरल वार्ड है। यहाँ पे बेड्स रहते हैं एंड पेशेंट्स अभी रेस्टिंग टाइम में हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितना स्पेशियस है। दिस हॉल इज़ फुली एयर कंडीशनड ऑल्सो एंड टेम्परेचर कंट्रोल्ड। अभी मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ यहाँ पे पेशेंट्स की क्लासेस लगती हैं, काउंसलर्स डेली उनके सेशंस लेते हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग भी होती है और खूब सारी एक्टिविटीज़ मेजरली यहाँ पे होती हैं। जब क्लासेस नहीं चल रही होती तो पेशेंट अपने लीजर टाइम में TV का भी लुत्फ़ ले सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट्स और फैमिलीज़ के रिक्वायरमेंट्स के लिए हमारे पास प्राइवेट रूम्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें सेपरेट वॉशरूम्स, AC सब कुछ ही सेपरेट मिलता है आपको। देख पा रहे हैं अभी हम ओपन एरिया में हैं। यहाँ पे नेट है एंड पेशेंट्स वॉलीबॉल या फुटबॉल अकॉर्डिंगली खेल लेते हैं। उस तरफ जिम है जहाँ पे अभी पेशेंट्स हैं, तो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट शो यू दैट राइट नाउ। पेशेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम पे जिम सर्विसेज भी हैं एंड सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ वी प्लान पेशेंट्स के लिए जैसे भी हमको ठीक लगता है।